चलिए बच्चों, तो अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। ये इस टॉपिक में आपका सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना कहाँ होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, वो सब देख रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ वर्ड यूज हो रहा है इंडक्शन, तो डेफिनेटली इंडक्शन सिर्फ तब होता है जब भी किसी कोइल में पास होने वाला फ्लक्स जो है टाइम के साथ चेंज हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे, मान लो मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, इसमें मैं अगर कोई करंट आई फ्लो करवा देता हूं, ठीक है, आई करंट फ्लो करवाया, इस करंट को मैं एक बार के लिए मेन करंट नाम दे रहा हूं। आपको समझ आ जाएगा अभी मेन करंट क्यों बोल रहा हूं। चलिए, तो मेन करंट इसमें मैंने कुछ करंट फ्लो करवाया। मैंने कैसे फ्लो करवाया होगा, कुछ बैटरी इसमें लगा दी होगी। ठीक है, अब मुद्दा यह है कि जब तक ये करंट कांस्टेंट रहेगा, समय के साथ चेंज नहीं होगा, तो इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सर्कुलेशन ऑफ फिंगर करंट की तरफ, थंब आपका कहां जा रहा है, इनवर्ट्स, तो यानी इसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड ये भी क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। तो जब फील्ड कांस्टेंट रहेगा, उससे एसोसिएटेड फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो करवाइए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके का कोई इंडक्शन नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप इस करंट में वैल्यू में चेंज करते हैं, अब चेंज कैसे किया जाएगा, सारी बातें प्रैक्टिकली समझ के चलते हैं। इसमें अगर मैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दूं और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना शुरू करूं या घटाना शुरू करूं, तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसमें फ्लो होने वाला करंट स्वाभाविक सी बात है कम होगा। किसी भी सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या होगा, कम होगा। इसका कॉइल का रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट कम होगा। करंट कम होगा तो इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी कम होगा। और यहां पर आ जाएंगे लेंज और फैराडे, वो कहेंगे कि यहां पर फील्ड और फ्लक्स में कमी आ रही है, तो इस कमी को ये कॉइल कम होने नहीं देगी। कम नहीं होने देगी तो उसके लिए क्या करेगी, ये कॉइल सेम डायरेक्शन में एक फील्ड इंड्यूस करेगी। सेम में क्यों, क्योंकि फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर फील्ड बढ़ रहा होता तो उसके अपोजिट में इंड्यूस करती। यहां पर फील्ड कम हो रहा है तो क्या होगा, जो इंड्यूस फील्ड यहां पर बनेगा वो क्या बनेगा, सेम डायरेक्शन में। तो बच्चों यहां पर ये जो इंड्यूस फील्ड है बनाएगा कौन, ये इंड्यूस फील्ड बनाएगा इसी कॉइल के, इस कॉइल में इंड्यूस होने वाला करंट। तो अब आप देखिए, अगर इस इंड्यूस फील्ड के हिसाब से अगर आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बनाते हैं तो वो डायरेक्शन क्या आ रही है, मेन करंट की ही डायरेक्शन में आ रही है। तो अब मैं एक बार रुक जाता हूं, दो बातें यहां पर हमको पता चलनी है। पहली ये कि जब भी कॉइल का मेन करंट चेंज होता है तो उसके चेंज होने से एक कॉइल में, उसी कॉइल में एक फील्ड इंड्यूस होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। और इस करंट को, इस ईएमएफ को ही हम उस कॉइल का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। सेल्फ वर्ड सिर्फ इसलिए यूज किया गया है क्योंकि एक ही कॉइल है, उसी में करंट फ्लो कर रहे हैं, उसी में चेंज कर रहे हैं, और चेंज होने से उसी में ही इंडक्शन हो रहा है। तो यहां पर इस पहली लाइन को पढ़ लेते हैं, चीजें कुछ क्लियर होंगी। व्हेन द करंट इन अ कॉइल चेंज विद टाइम एंड इंडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम कॉइल, देन इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अब मुद्दा यह है कि ये चाहता क्या है, ये किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और या जो करंट इंड्यूस हो रहा है, ये क्या चाहता है। लेंज लॉ से कोई भी कॉइल अपने में चेंज हो रहे फ्लक्स में चेंज का अपोज करती है। ठीक है, अब इस कॉइल में ये करंट क्या हो रहा है, मेन करंट क्या हो रहा है। अब आपको समझ आया होगा मैंने यहां मेन वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि मेन करंट वो है जो कि हम फ्लो करवा रहे हैं बैटरी लगाकर, लेकिन इंड्यूस अपने आप हो रहा है। अगर हम मेन करंट को कम करेंगे तो इसमें इंड्यूस करंट भी इंड्यूस होगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होगा ताकि मेन करंट कम ना हो। तो यहां पर ये जो इंडक्शन है इस कॉइल का, कॉइल में हुआ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस करंट जो है वो चाहता क्या है, यहां पर इंड्यूस करंट क्या चाहता है कि जो मेन करंट कम हो रहा है ये कम ना हो। इसी का अपोजिट एग्जांपल अगर मैं लूं, सेम सारी चीजें सेम, बस यहां पर ये जो मेन करंट है इसको मैं घटाने की जगह अगर बढ़ा दूं, बढ़ाया भी तो जा सकता है। सर्किट का इस लूप का रेजिस्टेंस मैं अगर कम करूं तो मेन करंट बढ़ने लगेगा, और करंट बढ़ेगा तो इससे बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, फील्ड कहां होगा, इनवर्ड ही होगा, ये फील्ड भी बढ़ेगा।
फील्ड भी बढ़ेगा। तो यहां पर ये कोइल या लेंस जो है ये कहेंगे कि फील्ड जो है बढ़ रहा है, तो ये कोइल उस फील्ड के बढ़ने का क्या करेगी, अपोज करने के लिए इंड्यूस फील्ड किधर बनाएगी, वो बनाएगी इस बार आउटवर्ड्स, यानी थंब आपका आउटवर्ड। और इंड्यूस करंट की अगर बात करें तो इस कोइल का जो इंड्यूस करंट बनेगा, सेल्फ इंड्यूस करंट, इस बार एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, यानी मेन करंट के अपोजिट। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां पर एक कोइल जो करंट इंड्यूस कर रही है, वो इंड्यूस करंट ये ट्राई कर रहा है कि मेन करंट बढ़े नहीं। तो अल्टीमेटली किसी भी कोइल या कोई भी कोइल जो है वो अपने में से फ्लो हो रहे करंट में चेंज का अपोज करती है। हमने कहा था कोई भी कोइल अपने में से एसोसिएटेड फ्लक्स का चेंज का अपोज करती है। तो आप समझिए फ्लक्स में चेंज हो क्यों रहा है, करंट के चेंज होने से। हो क्यों रहा है, करंट के चेंज होने से। तो बात तो वहीं आ गई ना, लेंज ने कहा था ये कोइल उस रीजन का अपोज करती है जिससे कि फ्लक्स चेंज होता है। यहां पर मेन करंट के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसलिए कोइल में करंट जो इंड्यूस होगा, ये इंड्यूस करंट मेन करंट के बढ़ने का या उसके घटने का क्या करेगी, अपोज। चलिए, तो ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन, पढ़िए नेक्स्ट लाइन, कोइल अपोजेस द चेंज ऑफ करंट। कोइल में जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो कोइल उस करंट के चेंज का अपोज करती है। सो इट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर जैसे कि कोई भी बॉडी है, उस बॉडी का जो इनर्शिया है वो उस बॉडी की स्टेट में चेंज का अपोज करता है, वैसे ही यहां पर कोइल जो है, कोइल में फ्लो हो रहे करंट में चेंज का अपोज करती है। एंड इट इज एनालोगस टू मास इन मैकेनिक्स। मास की वजह से किसी बॉडी में इनर्शिया आता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था आपका सेल्फ इंडक्शन का। और यहां पर जो इंड्यूस हुआ करंट या इंड्यूस हुआ ईएमएफ जो होगा, उसी को हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ या करंट बोलेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है एक छोटा सा इसका फॉर्मुलेशन देखते हैं। जैसे कि आप लोग किसी भी तार के लिए या किसी भी रेजिस्टेंस के लिए, एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू R है, ठीक है, इस पर अगर हम V वोल्ट अप्लाई करें और V वोल्ट अप्लाई करने से मान लो उसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो ओम्स लॉ से आप लोग बच्चों पढ़ते हैं कि इसमें फ्लो होने वाला करंट लगाई हुई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। जितना वोल्टेज आप लगाएंगे उतना करंट आप पाएंगे, जितनी बड़ी बैटरी लगाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस जो है उस करंट के पाथ, करंट में हिंड्रेंस को बताता है, करंट में कितनी रुकावट है उसको बताता है। एंड दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। अब इसी तरीके से हमारा यहाँ जो केस है वो है कोइल, और कोइल में फ्लो हो रहे करंट में चेंज का अपोज करना। करंट में चेंज नहीं होने देना है, करंट फ्लो हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एग्जांपल लिया था, दोबारा से देखिए, अगर इस कोइल में मेन करंट कांस्टेंट बना रहता है तब तक इससे बनने वाला फील्ड और फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा, तब तक कोई ईएमएफ या कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई अपोजिशन नहीं होगा। करंट के फ्लो का कभी कोई अपोज नहीं करती कोइल। अपोज कब करती है, जब उस करंट में चेंज किया जाए। तो यहां पर अगर हम फॉर्मूला से देखें, एक बेसिक बिल्कुल इसी के सिमिलर कुछ टर्म्स लिख रहा हूं। किसी भी कोइल का जो फ्लक्स है, किसी भी कोइल का फ्लक्स, यहां पर इस कोइल की बात करें तो इस कोइल में जो फ्लक्स बनेगा वो इस मेन करंट से बनने वाले फील्ड की वजह से बनेगा। तो मैं यहां पर अगर बोलूं, अगर इस करंट को मैं बढ़ाऊंगा तो इससे बनने वाला फील्ड बी भी बढ़ेगा, इससे बनने वाला फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करा, फ्लो होने वाले करंट पर। फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे वी प्रोपोर्शनल टू आई। यहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं एल से। और इस एल का जो नाम होता है, एल को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसको कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है बच्चों। एल का वैल्यू आ गया फाई अपॉन आई। अब ये जो एल है ये क्या चाहता है, जैसे मैंने यहां पर आपको एक बात बताई, रेजिस्टेंस 10th से पढ़ते आए हैं आप। रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी तार का, वो ये चाहता है कि इस तार में करंट का फ्लो ही ना हो। रेजिस्टेंस चाहता है कि तार में करंट कम से कम फ्लो हो। जितना तार का रेजिस्टेंस ज्यादा उतना ही उसमें कम करंट जो है कम फ्लो होगा।
लेकिन क्या इंडक्टेंस ऐसा चाहता है क्या कि उसमें करंट फ्लो ही ना हो, किसी भी कॉइल में करंट फ्लो ही ना हो? बिल्कुल नहीं। आपका सेल्फ इंडक्टेंस L ये वो पैरामीटर है जो ये बताना चाहता है कि किसी भी कॉइल में फ्लो हो रहे करंट में चेंज का वो कॉइल कितना ज्यादा अपोज करती है। कॉइल में कांस्टेंट करंट का कभी अपोजिशन नहीं होगा, लेकिन उस कॉइल में फ्लो हो रहे करंट में चेंज का वो कॉइल कितना ज्यादा अपोज करती है, ये कौन बताएगा? L बताएगा। अगर किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब वो कॉइल ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस कर सकती है, ज्यादा करंट इंड्यूस कर सकती है, इसका मतलब वो फ्लो हो रहे मेन करंट में चेंज का ज्यादा अपोज कर सकती है। ये बात है जो L बताता है। तो L इज फाई अपॉन आई। यहां से अगर मैं इसका यूनिट देखूं तो फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर को ही हम इन शॉर्ट हेनरी लिखते हैं बच्चों। जैसे R का यूनिट जो है R इज V अपॉन आई, V मतलब वोल्ट, I एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट। ऐसे ही इंडक्टेंस की यूनिट होती है बच्चों हेनरी। ये इसकी थ्योरी है और ये एक पहला फॉर्मूला है। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूं, ये फॉर 1 टर्न, अगर उस कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एक तो हम 5/I यूज करेंगे, लेकिन अगर उस कोइल में n टर्न्स हुए, ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज कर लेंगे? n 5/I। बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। एक फाई जो है मैं वो एक टर्न का फ्लक्स मान रहा हूं, तो n टर्न के लिए वो n फाई हो जाएगा। हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के L फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कोइल। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मान लो मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर कोइल, इसमें कुछ I करंट फ्लो करवाया और इसमें मान लो n टर्न्स, इसकी रेडियस मान लेते हैं R है। इस कोइल का L, कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास N∅I। इससे लिखना शुरू करते हैं। चलिए हमें केवल क्या करना है? फाई का वैल्यू पुट करना है। फाई क्या होता है? इस कोइल का जो फ्लक्स होगा, पहले हम इसका फील्ड देखिए किधर आएगा। इस कोइल में करंट के हिसाब से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस होगा आउटवर्ड्स। और क्या ये फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। तो क्या ये फील्ड इस कोइल के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हुआ? बिल्कुल हुआ। बी और ए वेक्टर दोनों सेम में हो गए। फ्लक्स लिखेंगे तो थीटा कितना लिखा जाएगा बता दीजिए? 0 डिग्री। तो यहां पर फ्लक्स लिख दिया हमने BA cos 0। हर केस में यहां जो भी हम करेंगे वहां थीटा 0 ही आने वाला है बच्चों। तो यहां पर नेक्स्ट पार्ट है हमें B की वैल्यू पुट करनी। तो B की वैल्यू पुट करेंगे, इस कोइल का B, कोइल के B का फॉर्मूला म्यू नॉट NI/2R। n टर्न की ये लूप है तो उसका फील्ड होगा म्यू नॉट NI/2R इंटू एरिया, एरिया इसका πr²। मैंने कुछ नहीं किया, बी का और ए का वैल्यू पुट किया है और कुछ नहीं। यहां आप देखेंगे हमेशा आई कटने वाला है, आई हमेशा कटेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एल जो है वो कभी भी फाई और आई पर डिपेंड और निर्भर नहीं करता है, इसलिए आई हमेशा कटेगा। ये बात अभी दोबारा रिपीट करूंगा। देखिए एक्सप्रेशन क्या बना, आई कटा और एक आर भी कटा। फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू नॉट n² πr/। ये बच्चों एक्सप्रेशन बन जाता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर लूप का, म्यू नॉट n² πr/2। आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को याद रख सकते हैं, ज्यादा बेटर है, और एल्स आप इस फॉर्मूला से विद इन 2 to 5 सेकंड इसको बना भी सकते हैं। तो यहां पर आप देख ये रहे हैं कि किसी भी कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसके फ्लक्स और करंट पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? अरे भाई किसी भी कोइल में जो फ्लक्स है वो करंट पर डिपेंड करता है, ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो उतना ही ज्यादा फ्लक्स बनेगा। एल क्या था? एल तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, तो एल डिपेंड किस पर कर रहा है? ये आ रहा है असली फॉर्मूला सामने, म्यू नॉट n² πr/2 किस पर कर रहा है? म्यू नॉट यानी कोइल के मीडियम पर, n नंबर ऑफ टर्न्स पर, r कोइल की रेडियस पर। ठीक है, तो ये एल की डिपेंडेंसीज है, आगे लिखा है आपको पता चल जाएगा। ये है आपका सर्कुलर लूप का सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम बात कर रहे हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड ये आपका बच्चों पहले ही बता दूं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी सोलेनोइड का जो इंडक्टेंस है उसका एक्सप्रेशन हम बना रहे हैं। देखिए
मेरे पास एक सिलेंडर शेप इसने दे दी है, इस पर अगर मैं कुछ टर्न्स वाइंड कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाता है, ये बन गया मेरा सोलेनोइड। इसमें कुछ करंट मैंने फ्लो करा दिया और इस करंट की वजह से इसके कंप्लीट क्रॉस सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल सही बात है, सर्कुलेशन ऑफ फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और आपका थंब फील्ड को बताएगा इन द सोलेनोइड। अब ये जो फील्ड है इसकी एक्सिस के अलोंग बन रहा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसके अलोंग बन रहा है, एरिया वेक्टर के अलोंग। यानी इस केस में एल का फॉर्मूला फिर से n∅i से जाएं, फाई का वैल्यू पुट करें तो फ्लक्स ऑफ दिस सोलेनोइड लिखा जाएगा BA cos 0 अगेन। फिर से जीरो कैसे आया आपको समझा दिया मैंने पहले, बिल्कुल वही सेम रीजन यहाँ है, डायग्राम से नजर आ रहा है। तो यहाँ पर B का वैल्यू केवल और केवल B का वैल्यू पुट करना है, जैसे पिछले पार्ट में किया। सोलेनोइड का जो B होता है वो होता है म्यू नॉट स्मॉल ni A बाय I जैसे मैंने पहले भी कहा I हमेशा कैंसिल होगा, तो एक्सप्रेशन ये बन रहा है कुछ, बट इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाए तो स्मॉल n आप समझिए, स्मॉल n यहां लिखा भी गया है, स्मॉल n होती है टर्न डेंसिटी यानी टोटल टर्न्स इन यूनिट लेंथ। इस सोलेनोइड की यूनिट लेंथ पर प्रेजेंट टर्न्स यानी टोटल टर्न बाय टोटल लेंथ। तो यहां पर मैं अगर इसको पुट करूं, स्मॉल n की वैल्यू पुट करूं कैपिटल N बाय L, तो मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय। ये एक फॉर्मेट है हमें जो बच्चों याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, आगे जाके हम इसी को इंडक्टर भी बोलेंगे, तो इंडक्टर का इंडक्टेंस या सोलेनोइड का इंडक्टेंस जो है इसका फॉर्मूला है। हम सेल्फ इंडक्टेंस को इन शॉर्ट इंडक्टेंस भी बोल देते हैं। चलिए, और इसी का दूसरा एक फॉर्मेट मैं और बना रहा हूं। देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूला में ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो अब आप देखिए नीचे हो गए 2L यानी L स्क्वायर। इस n स्क्वायर बाय L स्क्वायर को फिर से मैं स्मॉल n स्क्वायर यूज कर लूं और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ बताएगा ये क्या हो सकता है, ये होगा इस सोलेनोइड का, इस सिलेंडर का कंप्लीट वॉल्यूम। ठीक है, तो आपका ये दूसरा फॉर्मेट है बच्चों, म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर V। ये फॉर्मेट टोटल टर्न डेंसिटी की फॉर्मेट में है, ये वाला फॉर्मूला टोटल टर्न्स की फॉर्मेट में की टर्म्स में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। ये इन दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे और चाहे तो एक याद रखें और दूसरे को बना लें। ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। चलिए, तो यहां पर वही दो बातें दोबारा से लिखी गई हैं कि L जो है वो डिपेंड नहीं करता फाई और I पर, L जो डिपेंड करता है वो डायमेंशनल पैरामीटर यानी रेडियस, टर्न्स एंड वॉल्यूम, एरिया, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। या किस पर डिपेंड करता है, मीडियम, उस सोलेनोइड के अंदर का कोर क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो ये दो बातें आपको बच्चों पता होनी चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आएगा तो इस चीज पर आता है। चलिए, तो इस पर बेस्ड एक साधारण सा सवाल नीट 2016 में पूछा गया। सवाल पढ़िए, पोज करिए और इसको ट्राई करें। लिखिए, देखिए, अलोंग सोलेनोइड 1000 टर्न व्हेन करंट 4 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, मैग्नेटिक फ्लक्स विद ईच टर्न। आपको मेंशन किया है प्रत्येक टर्न का जो फ्लक्स है वो इतना है, तो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड कितना होगा। अब बच्चों इस सवाल में आप देखिए आपको फ्लक्स की, करंट की इंफॉर्मेशन दी है, तो आप समझिए सोलेनोइड का इंडक्टेंस जरूर पूछा, लेकिन यहां पर म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय L नहीं लगेगा। यहां पर L का जो है बेसिक फॉर्मूला लगेगा n∅i। इससे भी तो L निकाल सकते हैं। तो देखिए इससे हो रहा है क्या, टोटल टर्न आपको सोलेनोइड के दे रखे हैं 1000, जिसमें एक टर्न का फ्लक्स दे रखा है 4 × 10⁻³ तो 1000 टर्न्स का 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। करंट इसमें दिया गया है आपको, मैंने करंट 4 एम्पियर। सब कुछ कैंसिल होने के बाद ये बड़े ही आराम से आपका आंसर आ रहा है 1 हेनरी। तो मेरे हिसाब से बहुत आसान सा सवाल था जो कि हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है, बेसिक से फॉर्मूला पर बेस्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AIPMD 2008, एक लॉन्ग सोलेनोइड दिया है 500 टर्न व्हेन ए करंट 2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू इट, द resulting flux linked with each turn of the solenoid is this, the self induction is। मेरे हिसाब से इसमें और पिछले सवाल में कोई खास अंतर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ डेटा का फर्क है।
तो इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन सर्कुलर कोइल ऑफ N1 टर्न्स आर रिवाउंड इनटू N2 टर्न्स। अब यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये रिवाउंड करने वाला क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो समझिए। मेरे पास मान लो एक L लेंथ का तार है, एक फिक्स्ड L लेंथ का तार है। ठीक है, मैंने आपको एक L लेंथ का तार दिया, तो अब समझिए आप और आपके फ्रेंड दोनों को मैंने L लेंथ का तार दिए, दोनों को L लेंथ का तार दिया। आपने क्या किया, उससे कितने N1 टर्न्स के जो है एक सर्कुलर लूप में इसको कन्वर्ट कर दिया, कर सकते। आपके फ्रेंड ने उसको N2 टर्न्स के सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया। हो सकता है आपने उसके 5 टर्न बनाए हो और आपके दोस्त ने उसके 10 टर्न बना दिए हो सकता है ऐसा। लेकिन एक बात आप सबको पता होगी, एक बेसिक और प्रैक्टिकल फीलिंग, जिसके टर्न ज्यादा होंगे उसकी रेडियस कम होगी। अगर आप चाहते हैं ज्यादा टर्न्स बनाएं तो रेडियस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और एक बेसिक एक्सप्रेशन इस तरह के केसेस में हमेशा लग जाएगा, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस। आपके टर्न आप ज्यादा बनाएंगे तो रेडियस उतनी ही कम होगी। अगर आप 5 से टर्न बना रहे हैं और आपका दोस्त 10 टर्न बना रहा है, तो 10 टर्न तो बना रहा है लेकिन उसकी रेडियस आपकी रेडियस से आधी होगी, एग्जैक्ट आधी। टर्न दुगने है ना, तो रेडियस क्या होगी, आधी, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से। तो अगर मैं यहां पर L का फॉर्मूला देखूं, सर्कुलर लूप का जो L होता है वो होता है म्यू नोट N स्क्वायर पाई R/2। मुझे ये फॉर्मूला याद है, आपको भी होना चाहिए। तो L जो है वो N स्क्वायर R, L किस पर डिपेंड करता है, N स्क्वायर R, क्योंकि यहां पर जो वेरिएशन आएंगे वो अगर N1 टर्न को ही N2 में रिवाउंड किया, जैसे आपके पास 5 टर्न थे, आपने सोचा मैं भी 10 का बना लेता हूं, आप भी 5 से 10 बना सकते हो ना, रिवाउंड कर सकते हो। तो उस केस में N बदलेगा लेकिन साथ साथ रेडियस भी चेंज होगी। तो हमारा N और R दोनों पर डिपेंडेंसी है इंडक्टेंस की। तो इस केस में लेकिन हमको क्या रेडियस की इंफॉर्मेशन दी है, हमें सवाल में रेडियस की इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। तो हमें क्या करना है, रेडियस को पुट कर देना है इस एक्सप्रेशन की हेल्प से, क्योंकि ये एक्सप्रेशन यहां बिल्कुल वैलिड है। आप जानते हैं जब रिवाउंड किया जाएगा तो टर्न बढ़ेंगे, अगर टर्न बढ़ेंगे तो रेडियस कम होगी, अगर टर्न घटेंगे तो रेडियस बढ़ेगी। तो वी कैन पुट R एज 1/n, हम R की जगह 1/n यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से L जो है वो किसके प्रोपोर्शन आया, L का N के साथ एग्जैक्ट रिलेशन क्या आया, N के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। एक प्रिकॉशन बच्चों बताऊंगा कि ये एक्सप्रेशन हम अब यूज कब कर रहे हैं, ये हम तब यूज करेंगे, केवल और केवल तब यूज करेंगे जब आपको दिया गया है कि आपके कोइल के N1 टर्न को ही N2 में रिवाउंड किया है। या एक एग्जांपल लें, 5 टर्न से आपके उसी लूप के 10 टर्न बना दिए, ठीक है, तो उस केस में ही केवल आप ये एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एल्स आप ये जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर आपको दिया है कि N1 से N2 कर दिए तो आप ये यूज कर सकते हैं। और यही अगर मैं रेडियस की टर्म में बात करूं तो R की जगह N की जगह 1/R पुट करेंगे, यहां पर एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/R। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर देखें कैसे आएगा। फर्स्ट केस में आपके टर्न N1 थे, इंडक्टेंस N1 के प्रोपोर्शन होगा। सेकंड केस में आपके टर्न N2 के थे, N2 के प्रोपोर्शन हो गए, N2 हो चुके हैं तो N2 के प्रोपोर्शन हो गया। तो दिस इंप्लाइज L1 और L2 का जो रेशियो है, तो यही पूछा है, रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वो आ जाएगा N1/N2। तो बच्चों ध्यान से समझना इस चीज को, क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम ये है कि आपकी फिक्स लेंथ का यूज कर रहे हैं, हमारी तार उतनी ही है, हमारे पास लूप वही है, उसी को रिवाउंड करके हम टर्न बढ़ा या घटा रहे हैं, लेकिन उस केस में रेडियस भी साथ साथ चेंज होगी। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि L इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, क्योंकि अगर आप N स्क्वायर के प्रोपोर्शन बोल रहे हैं तो R को भी लेना पड़ेगा। पर अगर हम यहां हमने R को ले लिया है, इस पार्ट में यहां मैंने R को यूज कर लिया, R को मैंने 1/n पुट कर दिया, जिसकी वजह से मेरा एक्सप्रेशन L प्रोपोर्शनल टू N बना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इसी तरीके का अगर क्वेश्चन आपको
मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो आपको ऐसा सवाल देता कि दो एंटायरली डिफरेंट लूप्स हैं, दोनों की रेडियस बराबर है, लेकिन रेडियस सेम देख करके बोलता है पहले के टर्न जो है वो 10 हैं, दूसरे के टर्न जो है वो 20 हैं। अब आप सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों लूप सेम वायर से बनाए गए हों? अरे यार, सेम रेडियस रखकर एक के टर्न ज्यादा एक के कम कैसे हो सकते हैं? इन दोनों को अलग अलग वायर से बनाया गया होगा, तो उसके लिए हम ये यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? बेसिक फॉर्मूला L प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर R। तो इस फॉर्मूला से L प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर R से हम देखिए, क्योंकि R तो हमको सेम ही दिया गया है, सिर्फ n के साथ स्क्वायर वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो दोनों केस में इंडक्टेंसेस का रेशियो जो आएगा 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20 का स्क्वायर से 1/4 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज मैंने यहां क्लियर की है कि हमें कब कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है। आपको क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर कट इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि आपने सवाल में इस टर्न को, इस लूप को रिवाउंड किया है या दो एंटायरली डिफरेंट लूप लिए। यहां पर मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ डिफरेंट एंटायरली डिफरेंट लूप। ठीक है, मैंने यहां थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है दोनों केसेस को। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सोलेनोइड इफ द रेडियस एंड लेंथ ऑफ द फ्रेम बोथ आर डबल्ड, एक सोलेनोइड की रेडियस को और उसकी लेंथ को दोनों को डबल कर दिया गया, देन उसके इंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट आएगा? पहला पार्ट है, अगर उसमें टोटल टर्न कांस्टेंट रखें। बच्चों पोज करके इस सवाल को अटेम्प्ट करें। पहले पार्ट में आपको टोटल टर्न कांस्टेंट रखने हैं, दूसरे पार्ट में आपको बोला है टोटल टर्न डेंसिटी कांस्टेंट रखनी। तो यहां पर एडवांटेज और इंफॉर्मेशन है कि टोटल टर्न कांस्टेंट रखने हैं, तो पहले पार्ट में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें टोटल टर्न आते हैं? एक बार लिख करके देखिए, म्यू नोट n स्क्वायर a बाय l, यही फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला में आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन दी है कि जो टोटल टर्न है, इस पार्ट में बोला टोटल टर्न है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रहे हैं। और क्या बदल रहा है? एरिया। क्यों? क्योंकि रेडियस बदली तो एरिया तो बदलेगा ही। क्या बदल रही है? लेंथ। अगर मैं यहां पर L का इंडक्टेंस का प्रोपोर्शन देखूं तो एरिया में क्या छुपा हुआ है? एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ। क्या इसके प्रोपोर्शनलिटी आ गई अगर टोटल टर्न कांस्टेंट रखते हैं? ठीक, अब ये फर्स्ट केस में अगर रेडियस आर है और लेंथ एल है तो ये इंडक्टेंस हुआ, और नया इंडक्टेंस जब उसने क्या बोला है, क्या कर दो? रेडियस को दुगना कर दो और लेंथ को भी दुगना कर दो, तो उस केस में कितना आ गया? ये इफेक्टिव 2r स्क्वायर बाय l आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पर आप इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देख करके क्या कहेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन इजिली से कि l डैश जो है वो l का क्या हो गया है? 2 टाइम्स, यानी आपका इंडक्टेंस जो है वो डबल हो जाएगा। आप डिवाइड कर सकते हैं पहली और दूसरी इक्वेशन, आ जाएगा रिजल्ट। ये जब आपके टोटल टर्न कांस्टेंट रखते हैं और रेडियस और लेंथ को डबल किया। सेकंड पार्ट में आपको बोला टोटल टर्न डेंसिटी कांस्टेंट, तो उसके लिए फॉर्मूला मैं यूज करूंगा म्यू नोट स्मॉल n स्क्वायर v वाला। क्यों? मुझे एडवांटेज है इस फॉर्मूला में, स्मॉल n बना हुआ है, ऑलरेडी बना है, स्मॉल n कांस्टेंट है, तो इंडक्टेंस किसके प्रोपोर्शन हुआ? वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू लेंथ। एरिया को क्या लिख सकते हो? पाई आर स्क्वायर, लेंथ को लेंथ। तो इस बार इंडक्टेंस जो है वो आर स्क्वायर एल के प्रोपोर्शनल आया। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और बदलाव करना है तो बदलाव करने के बाद एल डबल डैश बोल देता हूं, रेडियस दुगनी लेंथ दुगनी, तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा 8r स्क्वायर। बोलो सही है क्या? बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। और यहां हमको साफ नजर आ रहा है कि L डबल डैश रेडियस दुगनी और लेंथ दुगनी करने पर जो नया इंडक्टेंस आया वो पुराने वाले का 8 टाइम्स आ गए। पहली और दूसरी इक्वेशन से देख सकते हैं। तो
दोनों सवालों में बच्चों काम एक ही कर रहे हैं, चेंज एक ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों में चीज क्या कांस्टेंट रखी है उस पर डिपेंड करता है सब। तो जो चीज कांस्टेंट होती है वो हम प्रोपोर्शनलिटी में नहीं लेते, उसको छोड़ करके बाकी जिस पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो प्रोपोर्शनलिटी में लिखे जाते हैं। ये दो पार्ट्स हो गए, एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो छोटा सा पॉइंट है जो हम बात कर रहे थे कि कितना ईएमएफ कोई भी कॉइल अपने में इंड्यूस करती है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडे ने और लेंज ने मिलकर के हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू तो बता दिया, माइनस d∅dt होता है, और यहां पर हमको पता चला फाई बराबर Li होता है, फाई बराबर Li, तो Li पुट करेंगे तो E का एक और नई फॉर्मेट में हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है माइनस LdI/dt, क्योंकि L तो कांस्टेंट है, L बाहर आया, बदलाव किस में कर रहे हैं हम, कोइल के फ्लो हो रहे करंट में चेंज कर रहे हैं, तो माइनस LdI/dt ये आपका फॉर्मूला बनता है इंड्यूस्ड, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का। फॉर्मूला हालांकि वही है, बस फॉर्मेट थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ड एक सिंपल सा सवाल देखते हैं। आपको किसी कॉइल का L दे रखा है, L of a coil is 5 Henry, then find the induced EMF if the current is increasing at the rate of 2 ampere per second। तो पहले पार्ट में आपको ये दे रखा है बच्चों di/dt 2 एम्पियर पर सेकंड 2 एम्पियर में 2 एम्पियर का कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, इस कॉइल में 2 एम्पियर का चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ माइनस LdI/dt फॉर्मूला यूज करें और देखें क्या आंसर आता है। क्योंकि यहां पर करंट बढ़ रहा है तो di/dt की वैल्यू क्या आएगी, +2। अगर करंट घट रहा होता है तो di/dt आएगा -2 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर माइनस L का वैल्यू दिया है 5 और di/dt दिया है 2, तो आंसर आएगा -10 वोल्ट। तो यहां पर आपको जो है ये माइनस साइन की थोड़ी फीलिंग भी आएगी कि क्योंकि उस कोइल में जो भी वो कोइल है उसमें करंट बढ़ रहा है, तो कोइल उसके बढ़ने के करंट के बढ़ने का क्या कर रही है, अपोज। ये माइनस साइन उसी को बता रहा है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसमें माइनस साइन इसी चीज को बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में मेन करंट है उसके अपोजिट में वो ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, अपोजिट में करंट को इंड्यूस करेगा, ये माइनस साइन उसको बता रहा है। तो ठीक इसी तरीके से सेकंड पार्ट में आपको di/dt का जो वैल्यू है, आपको सेकंड पार्ट में बोला है कि इट इज डिक्रीजिंग, तो यहां पर -2 एम्पियर पर सेकंड इसको लेकर सोल्व करेंगे। L का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 और di/dt है -2, तो ये हो गया 10 वोल्ट, प्लस का 10। यहां पर भी साइन प्लस आ रहा है, प्लस एक बात समझा रहा है कि कोइल में करंट अगर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो कोइल में जो ईएमएफ होगा वो प्लस यानी इन द सेम डायरेक्शन इंड्यूस होगा, जो करंट इंड्यूस होगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मेन करंट होगा, ताकि वो करंट घटे नहीं। ठीक है, तो यहां पर ये बड़े सिंपल से 2 क्वेश्चन थे। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो है कोई भी इंडक्टर कितना एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो यहां पर 2 बातें हैं। पहली चीज, हम इंडक्टर पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट है। जैसे आप पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, सेकंड एक बेसिक, किसी भी सर्किट के 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, एक रेजिस्टेंस, दूसरा कैपेसिटेंस आप पढ़ चुके हैं, और तीसरा है इंडक्टेंस या इंडक्टर। ठीक है, तो यहां पर इंडक्टर क्या चीज है, कोई भी कोइल जो है जो कि अपने में फ्लक्स में चेंज के कारण से कुछ इंडक्शन करती है, वो कोइल एक अपने आप में जनरल टर्म जो है इंडक्टर कही जा सकती है। ठीक है, तो कोई भी कोइल जो है उसको हम इंडक्टर बोल सकते हैं। अभी यहां तक हमने जो है एक सर्कुलर कोइल ली, एक सोलेनोइड लिया, ठीक है, एक टोरॉइड भी हो सकता है, तो ये सारे के सारे जो है ऐसा जनरल आप इंडक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंडक्टर जो है वो कोई भी कोइल है, और किसी भी कोइल में जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उस कोइल के क्रॉस सेक्शन में, जैसे सोलेनोइड का एग्जांपल ले, एक जनरल मैं सोलेनोइड का एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक सोलेनोइड है, ठीक है, सोलेनोइड में जब मैंने करंट फ्लो करवाया तो करंट फ्लो करवाते ही इसके कंप्लीट क्रॉस सेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन एरिया A, इसकी लेंथ L अगर मान लें, तो बच्चों इसका जो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। तो जो सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड के इस कंप्लीट वॉल्यूम में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
अब पॉइंट ये है कि कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब वहां पर कुछ एनर्जी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में एक एनर्जी है। अब कितनी एनर्जी वो इंडक्टर स्टोर करता है इसको हम बिना डेरिवेशन के डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है किसी भी इंडक्टर में वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। एल जहां पर इस कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक। और अगर हम इसको फाई की टर्म में लिखना चाहते हैं तो फाई बराबर एल आई यूज करके भी इसको हाफ फाई आई भी लिखा जा सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान रखना है। किसी भी इंडक्टर में, किसी सोलेनोइड में या किसी भी कोयल में जो स्टोर एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर होता है। दूसरा पॉइंट एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, टोटल एनर्जी को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है उस एलिमेंट के यूनिट वॉल्यूम में स्टोर एनर्जी। या कहीं पर भी बात करें, मैं इस रूम की भी बात करूं तो किसी भी रूम में रूम का वॉल्यूम V है तो उसके यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी डेंसिटी U का अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो फॉर्मूला बन जाएगा टोटल एनर्जी स्टोर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। V वॉल्यूम में अगर U एनर्जी स्टोर हो रही है तो यूनिट वॉल्यूम में स्टोर एनर्जी होगी U बाय V। अब इसमें भी वही बात है, हमें U की इंफॉर्मेशन है, हमें वॉल्यूम इस सोलेनोइड या इस कोयल का पता है AL है। दोनों वैल्यूज पुट करके थोड़ा सा अरेंजमेंट सेट करने पर हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है B की फॉर्मेट। जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो आती है B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये बनाया जा सकता है बच्चों, लेकिन हमें इसको डायरेक्ट याद रखना ही होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड B है और वहां अगर हम ये जो फॉर्मूला है ये डेफिनेटली वैक्यूम के केस में, ठीक है। अगर मीडियम आ जाएगा तो उस केस में म्यू नॉट के साथ रिलेटिव परमीबिलिटी ऑफ द मीडियम म्यू आर भी अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, दोनों एक्सप्रेशन याद रखेंगे। इस पर बेस जो है नीट 2018 में आपको एक सवाल पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन इंडक्टर जो है दे रखी है, 25 मिली जूल आपको एनर्जी दे रखी है। व्हेन द करंट इन द इंडक्टर इज 60 मिली। आई दे रखा है, यू दे रखा है और पूछा क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। हमको एनर्जी का फॉर्मूला पता है हाफ एल आई स्क्वायर, यहां से हम एल फाइंड कर सकते हैं 2u बाय आई स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान सवाल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। एनर्जी आपको दी गई है यहां पर 25 मिली जूल, 25 मिली यानी 10⁻³ और करंट आपको दिया 60 मिली। तो 60 मिली में इसका मैं स्क्वायर कर दूं, 60 का स्क्वायर 3600 और मिली का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻6। यूनिट्स डेफिनेटली SI में लेकर चलेंगे और इन सबको सोल्व करने पर अपने आराम से इसका जो भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप इसको सोल्व करें हेनरी में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एनर्जी आपको गिवन है 25 मिली जूल, 25 मिली को कन्वर्ट करेंगे एंड करंट इज 60 मिली एम्पियर, 60 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। मिली एम्पियर में करंट है। इसको बच्चों आप बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको अगर थोड़ा सा भी सोल्व करेंगे तो आपको बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा 13.89 हेनरी, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन है। ये बहुत आसान सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, 2018 में आया हुआ। चलिए इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इसी पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि हमारा जो भी इंडक्टर होता है, कोई भी कोयल है, वो कोयल में जब हम करंट फ्लो करवाते हैं और उस करंट में अगर हम चेंज करते हैं तो वो कोयल क्या करती है, एक सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस करती है। सेल्फ यानी खुद एक ईएमएफ इंड्यूस करती है, करंट इंड्यूस करती है। तो एक तरह से जो कोयल है वो एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगती है। इसलिए यहां पर हम इसको बैटरी इक्विवेलेंट मॉडल करके एक टॉपिक को नाम दे रहे हैं। तो यहां पर साफ लिखा हुआ है कि व्हेन द करंट चेंजेस इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज व्हाट, एल डी आई बाई डी टी। तो बच्चों यहां पर माइनस साइन को इसने ओमिट किया है क्योंकि जो माइनस साइन होता है वो बताता है अपोजिशन को, और अपोजिशन मतलब जो इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट है अगर उसमें वेरिएशन आ रहे हैं, अब वेरिएशन में वो करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी पोलैरिटी डिसाइड होगी। तो यहां पर इसी चीज को हम समझ रहे हैं। जैसे मेरे पास ये बैटरी एक इंडक्टर है, इस इंडक्टर में अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, पहली बात अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होता है तो इसका मतलब उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होना चाहिए।
तो इसका मतलब वो इंडक्टर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा, कोई भी अपोजिशन इस करंट के रास्ते में नहीं देगा, क्योंकि ये करंट अपने पहले से ही कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं। तो वो 0 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस करेगा, एक प्लेन तार की तरह वो बिहेव करने वाला। लेकिन अगर फर्स्ट पार्ट है, अगर करंट इसमें फ्लो होने वाला करंट का डायरेक्शन आप देख रहे हैं राइट है, और ये करंट अगर टाइम के साथ क्या हो, इंक्रीज, तो मैं यहां पर इंडक्टर को बना देता हूं और इसमें जो फ्लो हो रहा करंट है अगर हम उसको क्या करें, इंक्रीज, तो क्या करेगा इंडक्टर, इंडक्टर इस करंट के बढ़ने का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये जो इंडक्टर है वो इंड्यूस करंट उसका किस डायरेक्शन में होना चाहिए भाई, इंड्यूस ये अपोज करेगा कैसे, ये अपोज करेगा इस जो मेन करंट है इसके बढ़ने को रोककर। अब करंट को बढ़ने को करंट ही रोक सकता है, तो जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन हम समझ सकते हैं कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस मेन करंट के अपोजिट होनी चाहिए। अब दूसरी बात, ये इंड्यूस करंट बनाएगा कौन, ये इंड्यूस करंट बनाएगा इंड्यूस ईएमएफ। तो यहां पर इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को देखते हुए बड़े आराम से इसकी इक्विवेलेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो बैटरी है उसकी जो पोलैरिटी है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां पर इंड्यूस करंट अपोजिट है और इसी के हिसाब से देखो बैटरी का पोलैरिटी बनाया हुआ है, बैटरी का प्लस पहले आया क्योंकि प्लस से करंट निकलेगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मेन करंट के अपोजिट होगी। तो ये बात सारी हो गई। ऐसे ही अगर इस इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट टाइम के साथ क्या हो, डिक्रीज, अगर ये करंट डिक्रीज हो तो इंडक्टर क्या कोशिश करेगा कि ये करंट कम हो रहा है तो उसे कम नहीं होने देगा, कम नहीं होने देगा तो इसमें ये जो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन आनी चाहिए, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आनी चाहिए वो सेम डायरेक्शन ही आनी चाहिए। और इस इंड्यूस करंट के हिसाब से क्या हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो बैटरी बन रही है, इंड्यूस ईएमएफ की जो पोलैरिटी बन रही है वो बना सकते हैं, बना दिए। तो यहां पर बच्चों सिर्फ इतनी सी बात है, करंट बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने का अपोज करना है, अपोजिट में करंट इंड्यूस कराकर। अगर करंट घट रहा है तो उसके घटने का अपोज करना है सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करंट बनाकर और उसी के इक्विवेलेंट बैटरी बनाकर। तो यहां पर अब जब हमने इतना सोचकर इतना समझकर अपोजिशन कर दिया कि हाँ ये अपोजिशन करके हमने पोलैरिटी बना दी, तो बच्चों ध्यान रखना इस बात को है कि ईएमएफ जो आप यूज करेंगे, जो वैल्यू यहां यूज करेंगे, दैट वैल्यू विल बी टेकन ओनली एल डी आई बाई डी टी। मतलब इसमें हम माइनस साइन अब दोबारा नहीं लगाएंगे क्योंकि वो माइनस साइन शो करता है अपोजिशन को, और अपोजिशन हमने ऑलरेडी कराकर कंसीडर करके ही पोलैरिटीज बनाई हैं। तो ध्यान रखिए यहां पर ई में दोनों तरफ मोड का साइन इसी बात को बता रहा है। चलिए एक एग्जांपल लेंगे फिर ये बात पूरी क्लियर होगी। इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन आपको दिखा रखा है, एक किसी सर्किट का एक हिस्सा, एक पार्ट आपको यहां शो कर रखा है। इसमें आई बराबर 5 एम्पीयर किसी इंस्टेंट पर फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस, बैटरी एंड इंडक्टर। एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है 5 मिली हेनरी। हमको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है बच्चों, तो हम केवीएल लगाकर बड़े आराम से ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम रजिस्टर, बैटरी को तो इजीली क्रॉस कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं। इंडक्टर को ट्रैवर्स करना है तो हम जानते हैं इंडक्टर अगर कोई ईएमएफ इंड्यूस करेगा तो हम बस इंडक्टर की जगह उसकी इक्विवेलेंट बैटरी अप्लाई यहां पर जोड़ देंगे और केवीएल लगा देंगे। चलिए करके देखते हैं। पहला पार्ट है, इफ द करंट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1000 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, ये आपको डी आई बाई डी टी दिया हुआ। तो यहां पर मैं फर्स्ट पार्ट में अगर आपसे पूछूं तो बताओ कि कितना ईएमएफ वो इंडक्टर इंड्यूस कर रहा होगा, तो आप बता सकते हैं एल डी आई बाई डी टी। एल है 5 मिली हेनरी, डी आई बाई डी टी है 1000 एम्पियर पर सेकेंड और ये आ गया 5 वोल्ट। यानी इंडक्टर 5 वोल्ट इंड्यूस कर रहा है। अब मुद्दा बस इतना सा है कि हम उस इंडक्टर की इक्विवेलेंट बैटरी यहां पर कैसे कनेक्ट करते हैं। चलिए सर्किट को दोबारा से बनाएंगे और अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये ए पॉइंट, ये बी, ये रेजिस्टेंस 1 ओम, ये बैटरी 15 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें इंडक्टर की, क्या बोला गया क्वेश्चन में, करंट क्या हो रहा है,
डिक्रीज। करंट की डायरेक्शन आपको दिखा रखी है, करंट की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, ए टू बी। ये करंट क्या हो रहा है, समय के साथ कम हो रहा है। तो ये कम हो रहा है तो इंडक्टर क्या करेगा, उस करंट के कम होने का अपोज करेगा। अपोज करेगा तो ये जो इंडक्टर है वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन उसका क्या होना चाहिए, इस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन उस मेन करंट की ही डायरेक्शन में होना चाहिए। और इस इंड्यूस करंट के हिसाब से अगर मैं इस इंड्यूस करंट के हिसाब से अगर मैं ईएमएफ यानी पोलैरिटी ऑफ जो बैटरी डिसाइड करूं तो वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, जिसका वैल्यू भी हमको पता है, वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5 वोल्ट। तो बच्चों ये पोलैरिटी कैसे बनी ये हमको समझना था, ठीक है। पहले माइनस फिर प्लस प्लेट, क्यों, क्योंकि आई इंड्यूस की डायरेक्शन राइट होनी चाहिए। चलिए इसके बाद हम ए से बी तक केवीएल लगाते हैं। मैं यहां पर क्लियरली लिख रहा हूं फ्रॉम ए टू बी अप्लाई केवीएल। हम 2 पॉइंट्स के बीच में केवीएल लगा रहे हैं, तो 2 पॉइंट्स के बीच केवीएल लगाना बच्चों आपको आता होगा। ए पॉइंट से शुरू करेंगे तो ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखकर चलेंगे। ए पॉइंट का पोटेंशियल है अगर VA। अब हम आगे बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस में जिस सिरे पर करंट एंटर कर रहा है वो सिरा प्लस, जिस सिरे से निकल रहा है वो माइनस। और अब हम ट्रैवर्स कर रहे हैं प्लस से माइनस, तो हमेशा प्लस से माइनस जाता है तो साइन लिया जाता है माइनस। तो यहां लिखूंगा मैं VA के बाद माइनस RI। R यहां पर है 1 ओम और करंट है 5, R1 करंट 5, तो माइनस RI। फिर आगे बढ़ो, आगे गए 15 वोल्ट की बैटरी को क्रॉस किया, प्लस से माइनस, फिर से माइनस 15, फिर माइनस से प्लस जा रहे हैं तो इसमें इस बार प्लस, कितना ईएमएफ है 5, और कहां पहुंच गए बी पर। दिस होल इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, VB। तो बच्चों ये पॉइंट केवीएल कहा जाता है, ये हम करंट में प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो यहां से VA माइनस VB जो आपका आ जाता है, सबको आप देखिए 15 5 20 और उधर जाकर ये प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। 20 में से 5 कम हो गया और उधर जाकर प्लस 15, तो VA माइनस VB जो है आपका प्लस 15 वोल्ट जो है आ रहा है। तो यहां पर हमने हमारी जो इस चैप्टर की जो नॉलेज है वो सिर्फ ये थी कि हमने इंडक्टर को एक बैटरी से रिप्लेस किया, जिसके लिए तो हम इसको बैटरी इक्विवेलेंट मॉडल बोल रहे हैं। चलिए ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, आप लोग खुद ट्राई करें, वीडियो पॉज करके। थर्ड पार्ट है, आप खुद ट्राई करें। सेकंड पार्ट में करंट बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फर्क सिर्फ एक पॉइंट पे आएगा, जो इंडक्टर है उसकी में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी बैटरी की पोलैरिटी क्या होने वाली है, रिवर्स। चलिए तो मैं सेकंड पार्ट को सोल्व कर रहा हूं, बाकी सारा का सारा सर्किट एज इट इज। ये रेजिस्टेंस 1 ओम का दे रखा है, ये बैटरी 15 वोल्ट की दे रखी है। अब यहां पर जो इंडक्टर लगा है वो इंडक्टर, अब सर्किट में हमको बोल रखा है, क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि करंट इज इंक्रीजिंग। अगर करंट बढ़े तो बढ़ने के केस में अगर ये 5 एम्पीयर का करंट बढ़ने लगे तो यहां पर जो लगा हुआ इंडक्टर है वो करंट के बढ़ने का अपोज करेगा, यानी करंट इंड्यूस किधर करेगा, वो करंट इंड्यूस करेगा अपोजिट डायरेक्शन। और इस करंट इंड्यूस करंट को देखकर मैं बड़े आराम से यहां पर इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी डिसाइड कर सकता हूं। इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। वैल्यू सेम इसलिए आएगी बच्चों क्योंकि यहां पर करंट के बढ़ने की रेट और घटने की रेट दोनों di/dt दोनों पार्ट्स में सेम दे रखा है, इसलिए यहां पर भी जो ईएमएफ आएगा वो 5 वोल्ट ही आएगा। तो बस इतना सा पार्ट था। फिर से मैं बोलूं A to B KVL, A से B के बीच चले और KVL लगाते हैं। A से शुरू करते हैं, ये प्लस ये माइनस। A से शुरू करेंगे तो A का पोटेंशियल लिखेंगे VA, प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस RI, फिर प्लस से माइनस -50। तीसरी बैटरी प्लस से -5 इज इक्वल्स टू VB। यहां पर VA माइनस VB जो आ जाएगा वो आएगा 25 वोल्ट। तो बहुत आसान है। इस तरह से आपको यहां पर इंडक्टर किसी सर्किट में इन्वॉल्व हो रहा है तो उस पर केवीएल लगाने की, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की जरूरत पड़ रही है, तो डेफिनेटली आप उस इंडक्टर को एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपको बोला है कि करंट इज कांस्टेंट। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि करंट अगर कांस्टेंट है, अगर मेन करंट ही कांस्टेंट है तो इसका मतलब E जो होगा, बैटरी जो ईएमएफ इंड्यूस करेगी वो करेगी 0, और 0 ईएमएफ इंड्यूस करेगी। तो आप चाहे तो इस सर्किट में
एक बैटरी लगा लीजिए 0 ईएमएफ की, और चाहे तो आप उसको एक नॉर्मल प्लेन वायर से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि यहां पर इंडक्टर जो है एक नॉर्मल प्लेन वायर की तरह ही बिहेव करेगा, वो कोई भी इंडक्शन नहीं कर रहा है, कोई अपोजिशन ऑफर नहीं कर रहा है। इस केस में फिर से हम अगर वापस केवीएल लगाएं तो ए से शुरू करें, VA प्लस से माइनस, माइनस RI, फिर प्लस से माइनस, माइनस 15 इज इक्वल्स टू VB, क्योंकि इस बार इंडक्टर कोई भी EMF नहीं दे रहा है, तो यहां पर VA माइनस VB का वैल्यू आ जाएगा 20 वोल्ट। तो बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स थे, बेसिकली ये 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आपके बुक्स में मिल सकता है।